नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं देश की शान बढ़ाने वाले, देश को मेडल दिलाने वाले चैंपियन खिलाड़ियों के आंसू। कल आधी रात को उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। दिल्ली में धरने पर बैठे चैंपियंस की कल की पूरी रात रोते रोते बीती। बारिश में भीग चुके रेसलर्स को दिल्ली पुलिस ने रात बिताने के लिए 2-4 फोल्डिंग बेड ले जाने की इजाजत भी नहीं दी। सड़क पर पानी था, गद्दे, चादर, दरियां भीग चुकी थी। धरने पर बैठे प्लेयर्स ने किसी तरह फोल्डिंग बेड का इंतजाम किया, लेकिन दिल्ली पुलिस को बात नागवार गुजरी। रेसलर्स को यह फोल्डिंग बेड धरना स्थल तक ले जाने से रोका गया। जब खिलाड़ियों ने जिद की तो रेसलर के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती की गई, कई खिलाड़ियों के सिर फूट गए। धरने पर बैठी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ बदसलूकी हुई, उन्हें गालियां दी गई और जो भी उनकी मदद के लिए पहुंचा उसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, हवालात में पहुंचा दिया। जो तस्वीरें आई वो दुख देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, दिल्ली पुलिस की छवि पर दाग लगाने वाली है। महिला खिलाड़ियों से उलझते पुलिस वालों को, गालियां देते पुलिस वालों को, नशे में दिख रहे एक पुलिस वाले को, खिलाड़ियों के सिर से बहते हुए खून को और हमारे चैंपियंस की आंखों से गिरते आंसू को जिसने भी देखा वो हिल गया। कल आधी रात को दिल्ली में जो हुआ उससे कई सवाल पैदा हुए। अगर बारिश के वक्त धरने पर बैठे खिलाड़ी 2-4 बेड ले आते तो क्या हो जाता? धरने पर जो बैठे थे वो कोई अपराधी तो नहीं थे। पुलिस ने उनके साथ ऐसी सख्ती क्यों की? सिर क्यों फोड़ डाले? क्या दिल्ली पुलिस को हालत की नजाकत को समझना नहीं चाहिए था? क्या चैंपियंस को थोड़ी संवेदनशीलता के साथ हैंडल नहीं करना चाहिए था? हैरानी की बात है कि जब पूरे देश में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की रोती हुई तस्वीरों की चर्चा हो रही थी, उस वक्त रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ज्ञान दे रहे थे। वो कह रहे थे, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बृजभूषण शरण सिंह की हिम्मत क्यों बढ़ती जा रही है? और पॉस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने अब तक बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की है? ये सब आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाता हूं जिन्हें देखकर आप भी रो पड़ेंगे। छोड़ दिया एक का इधर से दुष्यंत का, वो हॉस्पिटल में गया है अभी। इनको बेचारे को देखो, ये इनको चक्कर आ रहे हैं, इनको जाने भी नहीं दे रहे हैं। खून निकला हुआ है, सिर फटा हुआ है। इसको भाई ये बेहोश हो गया। ये हालात तो करा के भाई मारे, हमने रोटी भी ना खाई, यही पे लगे। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं। यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो बृजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत सो रहा बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे। वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आने, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी है हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। की हालत है, ये पुलिस ने कर रखी है, ये पुलिस वाले हैं, ये ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है। बहुत यहाँ से जो भी देख रहे हैं, देश यहाँ वो कड़े है, वो जो जितना आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर देश का नाम रोशन करने वाले इन रेसलर्स के साथ अचानक ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? ऐसा क्या हो गया था? तो मैं आपको बता दूं कि बात बहुत बड़ी नहीं थी। दिल्ली में पिछले 3 दिन से मौसम खराब था, लगातार बारिश हो रही थी। कल दिन भर बारिश हुई, इसके कारण जनता मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के गद्दे, चादर और दरियां गीले हो गए। सड़क पर पानी भरा था, इसे खिलाड़ियों ने लोगों से मदद मांगी, कुछ फोल्डिंग बेड भेजने को कहा जिससे रात ठीक से गुजार सकें। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती एक टेम्पो से कुछ बेड लेकर जंतर मंतर पहुंचे।
अब चूंकि पुलिस ने खिलाड़ियों के धरना स्थल को चारों तरफ से बैरिकेड से घेरा हुआ है, इसलिए टेम्पो बैरिकेड के बाहर खड़ा हो गया और रेसलर्स उससे फोल्डिंग बेड उतारने लगे। बस इसी बात पर वहां तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों ने ऐतराज किया। मौके पर एसीपी धर्मेंद्र पहुंचे। पुलिस वालों ने रेसलर से बेड्स को छीनने की कोशिश की। बस इसी बात को लेकर तकरार शुरू हुई और इसके बाद पुलिस ने अपना रंग दिखा दिया। पुलिस कर्मी मौजूद नहीं थी। लड़कियों के साथ भी पुरुष पुलिस वालों ने हाथापाई की। क्या किया आपने ये बताओ। क्या किया आप लोगों ने। जब जंतर मंतर पे हंगामा हो रहा था, आधी रात का वक्त था, 15 से 20 पहलवान थे और 300 से 400 पुलिस वाले को घसीट घसीट कर ले जाने लगे। खिलाड़ियों ने पुलिस वालों से पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले वर्दी के रौब में थे, खिलाड़ियों की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान विनेश फोगाट को और बिगड़ गई। रेसलर ने ऐतराज जताया तो पुलिस वालों का गुस्सा भी और बढ़ गया। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मी ऐसे पहुंच गए, महिला पुलिस कर्मी थी। इन महिला पुलिस कर्मियों ने महिला खिलाड़ियों को रोकने की पकड़ा नहीं है, वो तो बस अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। महिला पुलिस कर्मियों ने भी खिलाड़ियों की गुहार अनसुनी कर दी। जब आप लोगों से लड़ाई नहीं है, प्लीज कृपा करके आप मुझे बताओ, जिन्होंने बदतमीजी की है उनसे लड़ाई है। जब आप लोग से लड़ाई नहीं है, प्लीज कृपा करके आप मुझे बताओ, जिन्होंने बदतमीजी की है उनसे लड़ाई। जब पुलिस वाले खिलाड़ियों को घसीट घसीट कर हटा रहे थे तो आरोप है कि कुछ महिला पहलवानों के कपड़े भी फट गए। पुलिस वालों ने उन्हें किसी की गर्दन पर चोट लगी। ये मारी गई है पुलिस वाले के द्वारा, जिसने दारू पी रखी थी। लेकर चली ना सब भी दे। सर फोड़ दिया एक भाई का। मेरे भाई का सर फोड़ेगा, मेरे भाई का। कैसा लगे भाई, चोट लगी है देख। कैसा लगी है, ये मारी गई है पुलिस वाले। इसके बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने अपनी गिरफ्तारी देने की कोशिश की। बजरंग पूनिया ने कहा अगर पुलिस को किसी को गिरफ्तार करना है तो उन्हें अरेस्ट किया जाए। इसके बाद बजरंग पूनिया ने हरियाणा और यूपी के लोगों से, किसानों से और अपनी बिरादरी के लोगों से अपील की कि वो सब अपने घरों से जाए, क्योंकि अब पुलिस खिलाड़ियों पर हमला कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है। चाहिए जो ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रिजभूषण का अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी मेरे देशवासी हैं, सभी ट्रैक्टर लेके, ट्रॉली लेके, गाड़ी लेके दिल्ली पहुंच। एक पुलिस वालों को पकड़ लिया। उनका आरोप था कि वो नशे में धुत था। महिलाओं ने कहा वो पुलिस बदतमीजी कर रहा था। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पुलिस वाला सामान्य हालत में तो नहीं था।
वो नशे में था या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता। खिलाड़ियों ने पुलिस अधिकारियों से मांग की कि उसका मेडिकल टेस्ट जाने को कहा और बाद में उसे अपने साथ लेकर चले गए। ये झूठी बात, ये शराबी लोगों को लेकर के जो गालियां मरवाने का काम किया है, आप मत एक का सिर फोड़ दिया, साक्षी कैसे रख ले? एसीपी है, क्या नाम होगा, धर्मेंद्र है, क्या नाम है, वो गाली दे रहा है। इसी दौरान पुलिस ने सोमनाथ भारती को भी हिरासत में ले लिया, उन्हें भी थाने में ले जाकर बिठा दिया। क्योंकि रेसलर्स के साथ पुलिस की ज्यादती की खबर तेजी से फैली तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने उसी वक्त जंतर मंतर के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए थे, सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। किसी को भी धरने पर बैठे रेसलर के करीब जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए पुलिस ने स्वाति मालीवाल को भी रोक दिया। स्वाति ने कहा वो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वो अपनी ड्यूटी निभाने आई हैं, उन्हें धरने पर बैठी लड़कियों से मिलने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। लेकिन स्वाति माल भी जिद पर अड़ गई कि धरने पर बैठे रेसलर से मिले बगैर वापस नहीं जाएंगी, तो पुलिस ने उन्हें भी उठाकर वैन में डाल दिया, हिरासत में ले लिया। पुलिस कह रही है कि जंतर मंतर पर बेड ले जाने की इजाजत नहीं है। धरने पर बैठे रेसलर बिना परमिशन के फोल्डिंग बेड ले जाने की कोशिश कर रहे थे, रोकने पर नहीं माने, इसलिए झगड़ा हुआ। लेकिन सवाल है कि जब सड़क पर पानी भरा हो, गद्दे, चादर, दरियां, तकिए भीग गए हों, तो खिलाड़ी रात कैसे गुजारेंगे? और ये बात झूठ नहीं थी, पुलिस वाले भी देख सकते थे कि जिन गद्दों पर, चादरों पर रेसलर बैठे थे, जिन्हें बिछाकर उन्हें रात गुजारनी थी, वो सब भीग चुके थे। भीगे हुए गद्दे और चादरों की तस्वीरें सामने थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक किया जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। खिलाड़ियों की पूरी रात रोते रोते कटी। जिनके सिर फूटे थे, उन्हें चोटें आई थी, उनकी रात हॉस्पिटल में बीती। जब सुबह हुई तो दिल्ली पुलिस मुस्तैद हो चुकी थी। जंतर मंतर पर सुबह तक पुलिस की भारी तैनाती थी, क्योंकि खिलाड़ियों ने लोगों से, किसानों से, राजनीतिक संगठनों से जंतर मंतर पर पहुंचने की कॉल दी थी। पुलिस को लग रहा था सुबह भारी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए पुलिस ने पहले ही घेरेबंदी कर दी। दिल्ली में यूपी और हरियाणा के आने वाले रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी। सभी बॉर्डर पर दफा 144 लागू कर दी गई। पुलिस ने वो सारे इंतजाम कर लिए जिससे रेसलर्स के सपोर्ट में कोई जंतर मंतर तक पहुंच ही ना पाए। और ऐसा ही हुआ। जो वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रास्ते से ही लौटा दिया। सुबह सिर्फ उन खिलाड़ियों को वापस जंतर मंतर पर जाने दिया जो धरने पर बैठे थे, लेकिन रात में चोट लगने के कारण जो हॉस्पिटल गए थे। कल रात पहलवान राहुल यादव के सिर में चोट लगी थी और वो बेहोश हो गया था। राहुल यादव ने बताया कि पहले तो एक पुलिस वाले ने उनको बेड को टेम्पो से उतारकर ले जाने की परमिशन दे दी थी, फिर अचानक इरादा बदला और पुलिस वाले भिड़ गए। रात कल बारिश हुई है शाम तक, तो पानी भरा हुआ था जहां पर प्रोटेस्ट की जगह है। वहां के लिए कुछ लोग कह रहे थे कि हम फोल्डिंग दे देते हैं, जो फोल्डिंग होते हैं लकड़ी के, वो 6-7 फोल्डिंग आए थे उधर, किसी ने भिजवाए थे, तो उनको लेने के लिए गए थे। तो एक इंस्पेक्टर ने बोल दिया कि ले आओ, तो ये लोग उधर लेने गए। फिर कोई एसीपी आए, उन्होंने जो है वहाँ धक्का मुक्की शुरू कर दी उनके साथ। फिर हम लोग गए, बजरंग भाई गए, सब लोग जा करके देखा तो पूरी बदतमीजी करते रहे उनके साथ। कोई महिला पुलिस नहीं थी और पूरी हाथापाई करते हुए, तो हम बीच में जैसे गए इनकी तरफ, वो फोल्डिंग उन्होंने फेंक के मारा, तो मैं बीच में चला गया, मेरे वो फोल्डिंग लगा सर में। उसके बाद फिर मैं गिर गया बैरिकेटिंग पे। फिर इन्होंने जो भी थे वहाँ पुलिसकर्मी, उन्होंने लात घूसे, पैरों में नीचे जो भी मार सकते थे वो मारा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, तो हॉस्पिटल लगभग बता रहे हैं कि 12:30 बजे के बाद भेजा गया। एम्बुलेंस नहीं आने दी
लोगों को नहीं आने दिया, न जाने दिया कहीं भी। अब मैं आपको पुलिस का पक्ष भी सुनवा देता हूं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई, छोटा मोटा स्कफल हुआ था, अब सब कुछ ठीक है। नई दिल्ली के डीसीपी प्रणब तायल ने कल रात जंतर मंतर पर जो हुआ उसमें कुछ पुलिस वालों के घायल होने की बात भी बताई। और जहां तक पुलिस वालों में शराब के नशे में होने का इल्जाम केवल लगाया गया, तो इसके बारे में कहा कि पुलिस वालों का मेडिकल कराया गया था और रिपोर्ट नेगेटिव आई। कल रात जंतर मंतर पे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेस्लर्स कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस सिलसिले में सोमनाथ भारती जी कुछ फोल्डिंग कॉट्स या बेड्स जो हैं वह लेकर आए थे बिना किसी परमिशन के। पुलिस की जो टीम मौजूद थी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट के डिप्लॉयमेंट के लिए, उन्हें मना किया क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। पर क्योंकि वो नहीं माने और कुछ जो रेस्लर्स और उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने फोर्सिबली उन बेड्स को, कॉट्स को अंदर लाने की कोशिश करी। उसके चलते एक माइनर स्कफल हुआ, उसके कारण इंजरीज भी हुई हैं। हमारे 5 पुलिस पर्सनल, जिसमें से 2 महिला कर्मी थीं, उनको भी चोट आई है। ये जो आरोप हमारे पुलिस के स्टाफ मेंबर पर लगाया गया था, उसका हमने मेडिकल जांच करवाई है और उसके एमएलसी में जो स्मेल ऑफ अल्कोहल है उसमें अल्कोहल नहीं पाई गई है, जो एमएलसी की रिपोर्ट के हिसाब से। इस संदर्भ में उनके भी 2, जैसे कि उन्होंने बताया कि 2 प्रोटेस्टर्स को भी चोट आई थी और उनका भी एमएलसी करवाया गया, वो वहाँ से लामा हो गए हैं। अभी उसमें ये इंक्वायरी का विषय है, अभी ये तफ्तीश जारी है, इसमें उसके उपरांत ही कोई एक्शन। वैसे सारी की सारी तस्वीरें, सारी की सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, सब कुछ सामने है। तस्वीरों में कोई घायल पुलिस वाला तो नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है कि पुलिस वाले घायल हुए हों। जिन खिलाड़ियों के सिर फूटे उनकी तस्वीरें जरूर दिखाई दी। दिल्ली पुलिस ने माना कि 2 प्रोटेस्टर्स घायल हुए। जहां तक पुलिस वाले के नशे में होने की बात है, तो पुलिस का कहना है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन जो तस्वीरों में दिख रहा है उससे कुछ और ही कहानी दिखाई देती है। इसीलिए धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने कहा, जब उन्होंने नशे में दिख रहे पुलिस वाले का मौके पर ही मेडिकल कराने को कहा था, तो पुलिस उसे अपने साथ भगाकर क्यों ले गई। कुल मिलाकर पुलिस और पहलवानों के बीच में अविश्वास का वातावरण है। दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कहा, हकीकत यह कि दिल्ली पुलिस चाहती है किसी तरह खिलाड़ियों का धरना खत्म हो जाए, इसीलिए रात में बिना वजह हंगामा खड़ा किया गया। विनेश फोगाट ने कहा कि कुछ लोग खिलाड़ियों को बेड देने आए थे, तो इससे कौन सा खतरा था, ऐसी कौन सी बात थी कि खिलाड़ियों से मारपीट करनी पड़ी। फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पर धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लगे। हाँ, वो जो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेडिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, चाह क्या रहे हो, हम मर जाएंगे इधर ही धरना स्थल पे। मैं ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाली दी। जैसे उन्होंने गाली दी, मैंने अपने बाड़ी कैसे दे दी मेरे को। जैसे फिर मैं ऐसे बोलने लगी तो नहीं, मैंने क्या दिया, मैं बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया कि आपने बीवी गाली दी। मैं बोली अभी दो ना। फिर जैसे मैंने वीडियो बना रहे थे काफी लोग और कैमरे वैमरे न्यूज वाले भी थे, काफी लोग थे। तो मैं बोली कि अभी ये न्यूज वाले भैया आ गया, अभी गाली दे दो ना, सामने गाली दो, फिर छिपके क्यों दे रहे हो, सामने गाली दो। वो बेड का उधर से आया था, वो सोमनाथ भारती पहले 10-15 मिनट पहले उधर से ही थे। हमने बेड मंगवाए थे सोने के लिए, और चलो उनकी बात मैं ऊपर रख देती हूँ, चलो सोमनाथ भारती लेके आए हैं, चलो देश के प्रधानमंत्री जी ने भिजवा दी हूँ, क्या हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? और बेड क्या है? मानवता के आधार पे हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? उनकी बात सबसे ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कर दिया। लेकिन क्या वो बेड जो लेके आ रहे थे, हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गुनाह कर रहे थे, या हम कोई ऐसा कोई बड़ा ऐसी चीज लेके आ रहे थे जो किसी को खत्म कर देगा, कोई बॉम्ब था उधर या कोई हथियार हो, तब तो हम सोच सकते हैं कि कार्रवाई का। लेकिन उनका जो व्यवहार था ना, वो बहुत इतना आक्रामक था कि पूछो मत। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर देश के लिए मेडल जीतने का यही सिला मिलता है तो बेहतर होगा धरने पर बैठे सारे खिलाड़ी अपने मेडल
सारे अवार्ड वापस कर दें। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सब भी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। एक अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं, तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। भैया आप राजनीति से ऊपर उठ गए या नहीं हो गए आप लोग? आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे वो बुला ले, हम किसी पार्टी के आने की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे कैरियर, हमारी जिंदगी आप राजनीति से ऊपर कब उठोगे आप लोग? अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठे होती तो आप राजनीति मुद्दा करते क्या? क्योंकि खिलाड़ियों ने किसानों से सपोर्ट की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सुबह से ही हरियाणा के कुछ लोग आ जाएं, तो कुछ किसान नेताओं ने धरना दे रहे पहलवानों के सपोर्ट का ऐलान कर दिया। कुछ किसान नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर रोक लिया। जयपुर में भी कुछ खिलाड़ी पहलवानों के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एथलेटिक्स का पहला गोल्ड जीतने वाली एथलीट कृष्णा पूनिया ने जयपुर में पहलवानों के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, वो पूरी तरह से धरना दे रही पहलवानों के साथ हैं। चैंपियंस के साथ पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, सब ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने सरकार के इशारे पर खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की है। महिला चैंपियंस को गाली गलौज देकर सरकार के इशारे पर हैरेस किया गया है। राहुल गांधी ने लिखा कि बेटी बचाओ अभियान एक ढोंग है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि चैंपियंस का ये अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम को हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी कुछ खाप नेताओं के साथ पहलवानों से मिलने पहुंचे। जयंत चौधरी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन धरने पर बैठे खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक कर रही है जैसे वो अपराधी हो। क्या कहेंगे, बहुत दुखी हैं। कल हमने उनकी तस्वीरें देखी रोती हुई, तो मैंने उनको बस उनकी पीठ थपथपाने हम आए हैं, उनको हिम्मत देने आए हैं हम उनके साथ हर तरीके से। इसमें आपको आपत्ति देश को क्या है कि किसने दिया? क्या ये सवाल नहीं है कि देश के सड़क पे अगर देश के नेशनल अवार्डी मेडल जीतने वाले जिनको हम सब उन पे गर्व करते हैं, जब वो सोएंगे तो ये देश का अपमान नहीं है क्या? लेकिन ये अभी भी रेसलर्स की तरफ से धरना और जारी कौन सी है। आफत आ गई देश पे? कौन सी आफत टूट पड़ी? अगर इनको बिस्तर मिल गया होता तो क्या कानून व्यवस्था बिगड़ जानी थी? बिल्कुल। एक टेम्पो, अकेला टेम्पो आया रात में, उससे यहाँ बहुत चीज बिगड़ जाती है। आज आप रेसलर के साथ यहाँ पर आपने बातचीत की है, अब आप क्या मांग रखते हैं? देखिए, उनकी मांग है, एक तो एफआईआर हुई है, कार्रवाई होनी चाहिए। रात के घटनाक्रम में भी जो पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे उनकी भी जवाबदेही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्रालय को भी बयान जारी करना चाहिए और पॉक्सो के तहत जो माना जाता है कि तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक जिसपे पुलिस गहरी नींद में सोती नजर आ रही है, न्याय मिलना चाहिए। हालांकि आज रेसलर्स ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस की शिकायत की। दिल्ली पुलिस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन न लेने का इल्जाम लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मामले को सुनने से इनकार कर दिया कि कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराने को लेकर पिटीशन फाइल की गई थी। एफआईआर दर्ज हो गई है। अगर आगे और कोई शिकायत है तो खिलाड़ियों को हाई कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़के का बयान दर्ज कर लिया है। शिकायत करने वाले दूसरे पहलवानों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि अब जांच का काम पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहलवानों ने एफआईआर दर्ज कराने की जो पिटीशन दाखिल की थी, एफआईआर हो चुकी है, इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अब और दखल देने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिस वक्त खिलाड़ी जंतर मंतर पर अपना दुख बार बार देश को बता रहे थे, उस वक्त ब्रिजभूषण शरण सिंह अयोध्या में मुकुट पहनकर घूम रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा,
उन्हें कोर्ट पर पूरा यकीन है, जिसको जो करना है कर ले, उन्हें किसी से बदला नहीं लेना, वो तो मानवता के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। उनका एक ही मंत्र है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मैं जो बोलूंगा उसको अगर आपको करना है तो करिए। देखिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम प्रभु क्या घट्यो, क्या रहीम प्रभु क्या घट्यो, जो भृगुमारी लात। जिसका जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूँगा और जिसको जो करना हो करता रहे। और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चैंपियन रेसलर्स के साथ कल रात जो हुआ वो देखकर किसी को भी दुख होगा। हमारी मेडल जीतने वाली पहलवानों की आंखों में आंसू देखकर किसी का भी दिल रोएगा। मुझे लगता है कि कल रात उनके साथ जुल्म हुआ। मैं मान सकता हूं कि रेसलर के इस दंगल में अब आम आदमी पार्टी जोर आजमाने के लिए कूद गई है। यह भी समझ में आता है कि सिसोदिया के जेल जाने से, अपने नए घर की तस्वीरें सामने आने से केजरीवाल काफी परेशान हैं। बाजी पलटने के लिए वो पहलवानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं ये भी मान सकता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा पहलवानों को उकसा रहे होंगे, उनके धरने को हवा दे रहे होंगे, और भी जिसको मौका मिल रहा है वो इन पहलवानों का इस्तेमाल मोदी सरकार को एम्बेरस करने के लिए कर रहा है। लेकिन क्या इसी वजह से इस मामले को समझदारी के साथ हैंडल नहीं किया जाना चाहिए था? क्या खेल मंत्री को इस मामले को सुलझाने के लिए और ज्यादा प्रोएक्टिव होकर प्रयास नहीं करने चाहिए थे? कोई पहलवानों के धरने का फायदा न उठा पाए, इसके लिए सरकार को एक्स्ट्रा अलर्ट नहीं रहना चाहिए था? पुलिस की बदनामी ना हो, इसके लिए क्या पुलिस अधिकारियों को चतुराई से, इंसानियत से काम नहीं लेना चाहिए था? कल रात की तस्वीरों ने सरकार के विरोधियों के हाथ में और मसाला दे दिया। आम जनता ऐसी तस्वीरों को देखकर, अपने चैंपियंस को रोते देखकर जरूर विचलित होती है, आहत होती है। कोई इन पहलवानों को जिद्दी कह सकता है, कोई इन्हें मिसगाइडेड मिसाइल कह सकता है, पर ये अपराधी नहीं है। ये रेसलर समाज के दुश्मन नहीं है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। इन्होंने तो देश का नाम रोशन किया है। इसलिए अगर जाने अनजाने से कोई गलती हो भी गई हो तो उन्हें कंसेशन देना चाहिए था। सरकार को इनसे बात करके इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको कर्नाटक के सियासी अखाड़े में ले चलता हूं, जहां चुनावी दंगल में बजरंग बली सबसे बड़े पहलवान बनकर उभरे हैं। आज पूरे कर्नाटक में बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता ढोल मंजीरे लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए और कांग्रेस के नेता भी शहर शहर हनुमान जी की मूर्तियों के सामने माथा टेकते दिखाई। डीके शिव कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो पूरे राज्य में हनुमान जी के मंदिर बनवाएंगे। बजरंग बली के जन्म स्थान को तीर्थ क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की योजना तैयार करेंगे। इस पर बीजेपी के नेता शोभा करंदलाजे ने कहा, लगता है कि महावीर हनुमान ने 2 ही दिन में कांग्रेस की बुद्धि ठीक कर दी, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई थी। असल में पूरे कर्नाटक में आज सुबह से ही जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, लेकिन शाम 7 बजे कर्नाटक के सभी शहरों में, गांव-गांव में एक साथ हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन बजरंग दल ने किया। माहौल ऐसा बन गया कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। बीजेपी के एग्रेसिव रुख से कांग्रेस को समझ में आ गया कि गलती तो हो गई। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली को उतारा।
मोइली ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही गई। वीरप्पा मोइली ने कहा किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का, बैन लगाने का हक राज्य सरकार को है ही नहीं, तो फिर कांग्रेस ऐसा वादा कैसे कर सकती है। इसके बाद मोइली ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे गड़बड़ी करने वाले संगठनों पर नकेल कसेंगे। इसमें गलत क्या है, क्योंकि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। किसी भी मुद्दे को लीजिए, लेकिन इस मुद्दे को जनता चुटकी भर नमक की तरह लेगी। देखिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उनका आकलन है कि कोई भी जो कानून का उल्लंघन करता है, संविधान के विरोध में जाता है, जो नफरत फैलाकर दूसरे लोगों को सजा देते हैं और परेशान करते हैं, उनके खिलाफ खुद ब खुद केस दर्ज किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे रहा है तो हर राज्य को इसे ध्यान में रखकर देखना होगा कि कौन से संगठन, कौन सा व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। मनोहर पर्रिकर ने खुद राम सेना पर बैन लगाया था। वीरप्पा मोइली कुछ भी कहें, चुनाव के मैदान में जो कांग्रेस है, उन्हें समझ आ गया कि बजरंग बली भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए डीके शिव कुमार तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर शरणागत हो गए। डीके शिव कुमार आज मैसूरू के चामुंडेश्वरी मंदिर गए। जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने कहा वो तो बजरंग बली के भक्त हैं, हनुमान जी का अपमान कैसे कर सकते हैं। शिव कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य में नए हनुमान मंदिर बनाए जाएंगे। हनुमान जी की जन्मस्थली अजंदाद्री पर्वत के डेवलपमेंट के लिए सरकार बोर्ड बनाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ऐसे कई सेंटर डेवलप करेगी जहां नई पीढ़ी को बजरंग बली के सिद्धांतों की शिक्षा दी जा सके। मेरे बीजेपी के दोस्त पीएम मोदी को मिलाकर भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो संवेदनाओं से खेल रहे हैं और हम हर समाज, हर वर्ग के हितों की चिंता करते हैं। मैसूर से बेंगलुरु के बीच कम से कम 25 हनुमान मंदिर हैं, लेकिन इनमें से एक भी मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है। ये सिर्फ इसे भुनाने की कोशिश है। इन्होंने 4 साल में क्या किया, इससे कर्नाटक के लोगों को कोई सरोकार नहीं है। हम सत्ता में आ रहे हैं और हम अंजाद्री पर्वत को विकसित करने के लिए मंडल का गठन करेंगे। कांग्रेस के नेता बजरंग बली का नाम जपने लगे, हनुमान जी की जय गाने लगे, तो बीजेपी के नेताओं ने चुटकी ली। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि आज कांग्रेस के नेता बजरंग बली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हनुमान जी के बारे में ठीक से जानते भी नहीं। करंदलाजे ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने तो पवन पुत्र हनुमान को सूर्य पुत्र बताया और सुरजेवालों को हनुमान जी की मां का नाम भी नहीं पता। करंदलाजे ने कहा, लगता है कि 2 ही दिन में भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दे दी। इसके बाद शोभा करंदलाजे ने कहा कि डीके शिव कुमार समझ गए हैं कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने रंग बदल लिया है। हनुमान जी के मंदिर बनवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने हमेशा राम का विरोध किया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया। हनुमान मंदिर बनवाने की बात कुछ और नहीं, कांग्रेस का पॉलिटिकल ड्रामा है। कर्नाटक में 60 इयर्स से ज़्यादा वो रूल कर रहे थे। कितना मंदिर बनाया, राम मंदिर के लिए हम लड़ रहे थे, वो तो मजाक कर रहे थे। क्यों राम मंदिर नहीं बना? एंड उसका नेता कपिल सिब्बल ने राम मंदिर का विरोध किया, कोर्ट में गया, कोर्ट में वादा किया। क्यों राम मंदिर नहीं बनाया? अभी हमारा मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में लड़े, हमारा सरकार लड़े, अभी भव्य राम मंदिर अयोध्या में हो रहे हैं। कर्नाटक में वो कुछ नहीं करने वाले, ये केवल ड्रामा है, पॉलिटिक्स का ड्रामा है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, इसलिए वो कुछ नहीं करेंगे। वो तो पूरा का पूरा ड्रामा करने वाले हैं, नाटक करने वाले हैं। बीजेपी के नेता सिर्फ बजरंग बली का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला नहीं कर रहे। कर्नाटक में सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो रहा, अब बीजेपी के नेता जगह जगह कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपियां जला रहे हैं। कलबुर्गी में
बीजेपी के सीनियर लीडर ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी जलाकर इस अभियान की शुरुआत की। ईश्वरप्पा ने कहा, कांग्रेस ने पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करके गुनाह किया है। कर्नाटक की जनता बजरंग बली के अपमान पर कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के नेता समझ रहे हैं कि एक गलती ने बड़ा नुकसान कर दिया, इसलिए कांग्रेस का कोई नेता अब बजरंग दल पर बैन की बात नहीं कर रहा। प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो, सिद्धारमैया हो, सारे नेता सिर्फ बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने और करप्शन को बढ़ावा देने का इल्जाम लगा रहे हैं। आज प्रियंका गांधी कोप्पल में थी, उन्होंने कनकगिरी में पब्लिक मीटिंग की, लेकिन रैली से पहले प्रियंका गांधी मंदिर भी गई। वो विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन कामकागिरी मंदिर गई। प्रियंका ने यहां पूजा अर्चना की और इसके बाद प्रियंका ने रैली में कांग्रेस कैंपेन को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश की। प्रियंका ने कहा, बीजेपी भगवान का नाम लेकर लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटका रही है। प्रियंका ने लोगों को महाभारत के अर्जुन की याद दिलाई। उन्होंने कहा, जैसे अर्जुन की आंख सिर्फ मछली की आंख पर थी, वैसे ही कर्नाटक की जनता भी इधर उधर को न देखे, सिर्फ असली मुद्दों को ध्यान में रखकर ही पोलिंग बूथ पर जाए। कभी प्रधानमंत्री जी गिनने लगते हैं कि उनको किसने कितनी गालियां दी, कहीं इनके नेता कहने लगते हैं कि किसी का अपमान हुआ है, धर्म की बातें उठा लेंगे ताकि आपके जज्बात, आपके इमोशंस उसमें पड़ जाएंगे। मतलब कि सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो आपके काम की बात है वो नहीं हो रही है इन मंचों पर। आपका पेट कैसे भरेगा? आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ, अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। कांग्रेस ने आज बजरंग बली के मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत की, मोदी के खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड की। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि मोदी के बजरंग बली के जयघोष ने कर्नाटक के चुनाव में हवा तो बदल दी है। कल तक जो कांग्रेस पूरी तरह ऑफेंसिव थी, अब डिफेंसिव पर आ गई है। अब सफाई दी जा रही है कि बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कांग्रेस ने नहीं कही, लेकिन 2 दिन पहले तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बजरंग दल वाले गुंडे हैं, वो भी उन पर बैन लगाएंगे। अब प्रियंका गांधी लोगों से कह रही हैं कि बीजेपी के कैंपेन पर ध्यान मत दो, लेकिन हनुमान चालीसा की गूंज तो आज गली गली में सुनाई दी। डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि हम भी बजरंगबली के मंदिर बनवाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस अब बीजेपी के एजेंडे पर आ गई है, अपनी बातें भूल गई है। अब लोग बजरंगबली को कैसे भूलें? और जाहिर है इस मामले में बीजेपी का अपर हैंड है, जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा। कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर सियासत हो रही है, लेकिन बिहार में आज जाति की सियासत गर्म हो गई। असल में आज पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार को बड़ा झटका दिया। बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार से कहा, कास्ट सेंसस को तुरंत रोक दिया जाए। जो डेटा इकट्ठा हो गया है उसे किसी के साथ तब तक शेयर न किया जाए जब तक अदालत इस मामले में फाइनल फैसला नहीं सुनाती। अब हाईकोर्ट इस केस की सुनवाई 3 जुलाई तक करेगा। बिहार में कास्ट सेंसस का काम करीब 80% पूरा हो गया है, लेकिन इसी दौरान पटना हाईकोर्ट में कई पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें जाति जनगणना को बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताया गया था। लोगों की प्राइवेसी का वायलेशन बताकर इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इन दोनों मुद्दों पर सहमति जताई और इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट के फैसले से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव टेंशन में आ गए। कोर्ट के फैसले के बाद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा, सर्वे का काम जनता के हित में हो रहा था, सबकी सहमति से हो रहा था, उससे प्रॉब्लम किसे है ये समझ पाना मुश्किल है। सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार में
और क्या होगा उसका नाम तो जाति आधारित जनगणना तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना की बात की कि हम लोग एक बार कर लें और सब लोगों की राय से भाई एक साथ बैठ के तय हुआ। और हम लोगों ने किया कि सबका तो गिनती भी हो जाए और दूसरी बात है कि आर्थिक स्थिति की हो जाए, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबका कर रहे हैं ना हम लोग जी। तो हम लोग तो किसी सबके हित में कर रहे हैं। अब पता नहीं इसका विरोध कैसे हो रहा, हमको समझ में नहीं आता। इसका मतलब लोगों को मौलिक चीज की समझ नहीं। गिनती होता है देश के आबादी का सब कुछ का, तो उसमें क्या पहले से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के यहाँ तो उनका होता है पूरा गिनती, और उनकी अलग अलग जो जातियां हैं उसकी भी गिनती हो जाती है। और आप जानते हैं जो पहले से होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों की गिनती हो जाती है। तो इतने की गिनती होती है तो हम लोग कह रहे थे बाकी सब की गिनती हो जाए, चाहे पिछड़ा हो या ऊंची जाति के हो, कोई भी हो, सबके लिए कह रहे हैं। तो क्या चीज का विरोध लोग कर रहे हैं? अगर हो जाएगा तो उससे नुकसान किसको है बोलिए? नीतीश का इशारा बीजेपी की तरफ था। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब कास्ट सेंसस का फैसला हुआ था उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी, उस वक्त बीजेपी सरकार के साथ थी, और अब बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन बीजेपी ने नीतीश के इल्जाम को गलत बताया, बेबुनियाद बताया। जिस वक्त बिहार में कास्ट सेंसस का फैसला हुआ उस वक्त बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। आज तारकिशोर प्रसाद ने कहा यह कहना गलत है कि बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ है, क्योंकि जब यह फैसला हुआ उस वक्त बीजेपी सरकार में थी, फैसला मिलकर लिया गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार ने कोर्ट में केस की पैरवी ठीक से नहीं की, इसीलिए मामला कोर्ट में अटक गया। जब एनडीए की हमारी सरकार थी हम सब उसमें सहभागी थे। उस समय एनडीए सरकार की कैबिनेट ने जातीय गणना का निर्णय लिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ने इस पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय में बेहतर ढंग से नहीं रखा, इसलिए इस प्रकार का निर्णय आया है। मैं तो इस महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाता हूं कि मुझे लगता है कि जातीय गणना के बारे में इनकी ही मंशा गड़बड़ थी। एनडीए सरकार ने तो निर्णय ली थी कि हम जातीय गणना कराएंगे। तारकिशोर प्रसाद को जवाब दिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने कहा अगर बीजेपी वाकई में कास्ट सेंसस के फेवर में है तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां क्यों नहीं कराती? केंद्र सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं कराती? तेजस्वी यादव ने कहा उनकी सरकार कोर्ट का पूरा ऑर्डर स्टडी करने के बाद आगे की रणनीति तय करेगी। अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं, तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं? या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? आप बताइए, कोई भी बीजेपी शासित राज्य में या केंद्र सरकार करा रही है क्या? तो नहीं करा रहे। तो आज जो फैसला हुआ वो खुशी मनाए, लेकिन ये आज नहीं तो कल होना है। गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है। आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन हम लोग अपने पक्ष को जो है एक बार जजमेंट आ जाए, देख लिया जाए, उसके बाद रणनीति दे करके क्या फैसला होगा अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। ये बात तो सही है कि जिस वक्त कास्ट सेंसस का फैसला हुआ था उस वक्त नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ साथ थे। बीजेपी ने भी कास्ट सेंसस पर सहमति जताई थी, चाहे वो मजबूरी में किया हो। लेकिन यह भी सही है कि आज कास्ट सेंसस पर रोक हाई कोर्ट ने लगाई। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें साफ साफ कहा गया कि सरकार ये बताने में नाकाम रही है कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहती है, जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है। और दूसरी बात, अगर इस मुद्दे पर सभी पार्टियों की सहमति थी तो सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कराने के बजाय इसे वैसे ऑर्डर के तौर पर पास क्यों कराया। तीसरी बात, कोर्ट ने कही कि जातिगत जनगणना से प्राइवेसी से वायलेशन की पूरी आशंका है, इसलिए कास्ट सेंसस को फिलहाल रोकना जरूरी है। कुल मिलाकर अब यह मामला लटक गया है और इस पर सियासत होगी। कास्ट सेंसस किसके कारण रुका, लेकिन
फैसले में तो देर लगेगी। आज उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज इलेक्शन के पहले फेज की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई। सिर्फ 2 शहरों से छोटी मोटी गड़बड़ी की खबरें आई, लेकिन शाम होते होते यूपी से एक बड़े गैंगस्टर के एनकाउंटर की खबर आ गई। मेरठ में यूपी एसटीएफ ने गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया। अनिल दुजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत कुल 62 केसेस दर्ज थे। उस जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ 75,000 रुपए का इनाम रखा था। आज यूपी एसटीएफ को खबर मिली कि अनिल दुजाना अपने कुछ साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। एसटीएफ ने घेराबंदी की। जैसे ही उस गाड़ी को रोका गया जिसमें अनिल दुजाना सवार था, तो गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग शुरू हुई। जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना मारा गया। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ दिन पहले यूपी के गैंगस्टर की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। कुछ लोग सोच रहे थे कि अतीक की हत्या के बाद यूपी में सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, एनकाउंटर्स का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन आज अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद अपराधियों को, माफिया को जवाब मिल गया होगा। आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई। 2 मई को जितेंद्र गोगी के गैंग के लोगों ने तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी थी। आज इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई। टिल्लू पर सुबह 6:15 बजे हमला किया गया था। टिल्लू ताजपुरिया जेल नंबर 9 में बंद था। जितेंद्र गोगी गैंग के 4 बदमाशों को भी इसी 9 नंबर जेल के फर्स्ट फ्लोर पर रखा गया था। चारों बदमाशों ने टिल्लू के मर्डर के लिए पूरी प्लानिंग की थी। उन्होंने पहले लोहे की ग्रिल काटी, फिर चादर की मदद से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे और ग्राउंड फ्लोर पर हाई सिक्योरिटी बैरक में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर हमला कर दिया। इन अपराधियों ने जैसे ही टिल्लू पर अटैक किया, टिल्लू ने भागने की कोशिश की, लेकिन इन बदमाशों ने उसे घेर कर उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। इन चारों बदमाशों ने टिल्लू पर धारदार हथियारों से और लोहे के रॉड से 4 मिनट में 96 वार किए। जैसे ही जेल के अंदर खबर फैली, तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान टिल्लू की मौत हो गई। तिहाड़ जेल को सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है और हैरान इस बात की कि तिहाड़ जेल में पिछले 1 महीने के दौरान ये दूसरा मर्डर है। सवाल है, तिहाड़ जेल का प्रशासन क्या कर रहा है? जेल में जो अफसर तैनात होते हैं, जो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, उन्हें तो इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपराधियों को कैसे काबू में रखा जाए। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि 12 साल के बाद आज पहली बार पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आज पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन से गोवा पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी से पहले 2011 में पाकिस्तान की उस वक्त की विदेश मंत्री हिना रब्बानी भारत आई थी। हिना रब्बानी अब शहबाज शरीफ की सरकार में बिलावल की जूनियर मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हैं। 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इमरान खान की सरकार ने भारत के साथ संबंध खत्म कर लिए थे, बातचीत बंद हो गई थी। इसलिए अब बिलावल का भारत आना एक बड़ी खबर है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक आज और कल गोवा में होगी। भारत पिछले साल एससीओ का अध्यक्ष बना था और अध्यक्ष के तौर पर ही भारत शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होस्ट कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से 1-to-1 मीटिंग की, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बायलैटरल मीटिंग होने की कोई उम्मीद नहीं है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान अपनी टेरर पॉलिसी को खत्म नहीं करता, तब तक उसके साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं हो सकते। बिलावल ने भी अपने भारत दौरे का एजेंडा शुरू से क्लियर रखा है। कराची से रवाना होने के बाद और भारत पहुंचने के बाद बिलावल ने जो बयान जारी किए हैं, उनमें साफ साफ कहा कि वो एससीओ की बैठक के लिए भारत आए हैं, क्योंकि एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। उनका भारत के किसी नेता से आमने सामने मुलाकात का कोई इरादा नहीं है।
खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये बात सही है कि 12 साल के बाद पाकिस्तान का उप विदेश मंत्री भारत की धरती पर आया है, लेकिन बिलावल भुट्टो की बातों से साफ है, भारत की नीति बिल्कुल साफ है। इस विजिट से दोनों देशों के बीच ताल्लुकात सुधरेंगे, ताल्लुकात को लेकर कोई बात भी होगी इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तो सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि वो SCO को सीरियसली लेता है, इसीलिए बिलावल भुट्टो को भारत भेजा। इसके अलावा इस मीटिंग का और कोई पर्पस नहीं है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।